तो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, और जो बच्चे आज कुछ दिनों के बाद आए, तो हम लोगों ने CSS का जितना कोर्स था वो हमने मुकम्मल कर लिया था। CSS के बाद बेसिकली हम जिस चीज़ को अभी पढ़ रहे थे लास्ट वीक भी, वो है बूटस्ट्रैप, जो कि एक CSS ही है, लेकिन पहले से कुछ लोगों ने वो CSS लिखी हुई है जिसको हम अब इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतर रहे और अच्छा रहे। तो लास्ट टाइम जिस चीज़ों की हमने बात की थी वो एक तो टेक्स्ट था कि ये बूटस्ट्रैप के थ्रू हम अपनी टेक्स्ट को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद हम कलर्स पे आए थे और हमने कलर्स में देखा था कि हम बूटस्ट्रैप में कलर्स वगैरह चीज़ें कैसे लगाते हैं। तो लास्ट टाइम तो ये थोड़ा सा कोड है जिसमें हम लोगों ने गालिबन बटन्स को भी देखा था। सही, एक किस टाइप के बटन्स है? ये बटन ग्रुप्स हैं, और मैंने बताया था किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। इसका एक पर्टिकुलर मैंने एक नाम लिया था, पेजिनेशन। मैंने कहा था ये पेजिनेशन फंक्शनैलिटी है, उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। और हमने कुछ अलग अलग किस्म के डिज़ाइन के बटन्स वगैरह देखे जो कि ये सारे किसके थ्रू बने हुए हैं? बूटस्ट्रैप के थ्रू। और ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने कलर, साइजेस, FS, सही है, ये डिस्प्ले 1, और ये हमारा BG बैकग्राउंड कलर। ये येलो कौन सा होता है? वार्निंग। आज हम जिस चीज को देखेंगे वो है हमारा लेआउट HTML। इसके अंदर हम दोबारा एक काम करते हैं, हम HTML5 ले आते हैं। अब हमें आपको पता है कि हमें क्या चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है? बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप के सिर्फ CSS काफी नहीं है, क्या चीज लानी चाहिए? जावास्क्रिप्ट भी हमें चाहिए। अब जो बच्चे पहले एब्सेंट थे उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए बराए मेहरबानी पहले की वीडियोस मुलाहिजा फरमाएं। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं अपनी यूटिलिटी क्लासेस पे। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि CSS में भी जब अलाइनमेंट की बात की थी या लेआउटिंग की बात की, दोनों का मतलब एक ही है, तो उसमें हमने सबसे पहले किस चीज़ के लिए बात की थी? मार्जिन पैडिंग। सही है। अब इसके बूटस्ट्रैप के अंदर भी मार्जिन पैडिंग बिल्कुल होती है, सही, क्योंकि हमें तो चाहिए ही चाहिए। कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा मैंने इस्तेमाल भी कर ली होगी, लेकिन मैंने उस पर यह भी कहा होगा कि हम इसको बाद में और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम एक डिव बना लेते हैं और डिव की क्लास एक दे देते हैं कंटेनर, और इसमें हम एक h1 दे देते हैं, हम इसको बोल देते हैं हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर हम एक और p दे देते हैं और p को भी हम बोल देते हैं lorem 30। अगर हम इस पे जाएं लेआउट पे, तो हमारे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट रेडी है और हमारे पास हेलो वर्ल्ड है। अच्छा, किसी को समझ आ रही है साइडों से स्पेस क्यों है? ये स्पेस क्यों है? इसमें जो कंटेनर क्लास है इसकी वजह से। कंटेनर को आज हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ये क्यों होता है और इसे किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सिंपल अपनी बूटस्ट्रैप इंपोर्ट की। ये CSS है बूटस्ट्रैप की और ये जावास्क्रिप्ट है। तो हमने इस पेज के अंदर अपनी बूटस्ट्रैप लगा दी। इतना काम हम बार बार कर चुके थे, ये समझाना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, बस थोड़ा बहुत दोबारा से कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक डिव बनाया है। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये आप सबको पता होगा। उसके बाद हमने उसमें सिंपल h1 रखा है और p रखा है। अब मेन चीज़ आती है कि जब हम इसको कॉपी करेंगे नीचे से और हम इसको हेलो वर्ल्ड लेवल 2 कह लें, तो हमारे पास इस वक्त 2 हेडिंग्स हैं और 2 सिंपल से पैराग्राफ्स हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंटेनर है इसका हम BG दे देते हैं डॉक। तो
उसके एक ब्लैक कलर आ चुका है, लेकिन वो ब्लैक कलर जो है हल्का सा चारकोल कलर है, यानी कि हल्का सा ग्रेश उसमें शेड है, क्योंकि ये जो बीजी डार्क है ये खास किस्म का ब्लैक होता है जो कि बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि बीजी डार्क हो गया तो इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, या दूसरी ज़बान में उसे क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब हमें एक चीज समझ आ रही है कि हमारा जो पहला वाला टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है, और नीचे वाला टेक्स्ट जाहिर सी बात है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की वजह से थोड़ा सा एक न्यू लाइन का फासला है। अब ये सारी पंचायत हमने करी क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सा देखना था किस चीज को, मार्जिन और पैडिंग को। अब मार्जिन और पैडिंग इसको बताने का एक इसने बोला है कि हमारे पास एक खास तरीका है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले तो जो लेटर एम है, जब आप मतलब यहाँ पे लिखेंगे आपकी क्लासेस में आके, जैसे कि ये पहला वाला है, तो उसकी क्लास में आके जब से पहले आप लिखेंगे एम, तो आप बेसिकली किसकी बात करेंगे, मार्जिन। और अगर आप लिखेंगे पी तो आप किसकी बात करेंगे, पैडिंग। तो सबसे पहले तो वो आपको ये बता रहे हैं कि आपका कीवर्ड बताएगा कि आप अभी कौन सी चीज यूज करने वाले हैं। उसके बाद आपको एक और चीज बता रहा है, टी, बी, एस और ई। सबसे पहले जरा देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है वेयर साइज इज 1/2। आई थिंक इसका आपको थोड़ा बहुत वो आइडिया हो चुका है कि बूटस्ट्रैप के अंदर पिक्सेल्स में हम कोई चीज नहीं देते। हालांकि जब हम CSS में काम करते थे तो हमारा ज्यादा फोकस किस पे होता था, पिक्सल। या तो हम पिक्सल्स देते थे, या परसेंटेज देते थे, कभी कभार EM देते थे, REM देते थे। जब हम यूनिट्स पढ़ रहे थे तो यूनिट्स में हमने ये बात तफसील से डिस्कस की थी कि कौन सा एलिमेंट क्या होता है। हमने VH का भी इस्तेमाल किया, हमने VW का भी इस्तेमाल किया, तो हमने यूनिट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए। लेकिन बूटस्ट्रैप जो स्पेसिंग के यूनिट्स देता है वो कुछ निराले हैं, सही है। वो कह रहा है कि भाई वो 0 से स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा, 5 पे। और यहां पर बेसिकली 0 का मतलब वो कह रहा है क्या है, बाय सेटिंग इट टू 0, मतलब कोई भी मार्जिन या कोई भी पैडिंग नहीं होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि 1, तो 1 में इसने यहां पर एक चीज लिखी हुई 0.25। ये 0.25 बेसिकली REM है, यानी कि जो आपका 0.25 REM का डिस्टेंस होता है वो आपको बताना चाह रहा है कि आप जब 1 टाइप करोगे तो उतना मार्जिन हम दे देंगे। और सबसे ज्यादा मार्जिन कौन सा है, 5, जो बेसिकली किसके बराबर है, 3 REM के, सही है। अगर किसी ने REM का इस्तेमाल किया हो तो आपको समझ आ जाएगा कि REM में क्या होता है। अच्छा, तो हम पहले आते हैं मार्जिन पे। हम m इसको देते हैं सबसे पहले 5, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। तो जब हम m5 देंगे तो हम नोट कर रहे हैं कि हर डायरेक्शन से इस वाले हमारा जो कंटेनर था उसमें हमारे पास अब क्या आ चुकी है, स्पेसिंग। और ये किसके बराबर है, m5 की स्पेसिंग है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे और ये हमारे पास हमारा कंटेनर है, तो ये आपके पास अब अगर आपको ये देखने में आ रहा है तो इस पे एक क्लास लगी हुई है, कौन सी, m5। और m5 कितना मार्जिन दे रही है, 3 REM। अब ये मार्जिन जो है ये तो आप सबने इस्तेमाल किया है, सिंपल वाला मार्जिन, सही है। आप जानते हैं कि इस मार्जिन का मतलब है कि ये हर डायरेक्शन से कितनी स्पेस देगा उसको, 3 REM। तो सबसे बेसिक, सबसे आसान चीज तो यही है। तो m5 क्या देगा, हर डायरेक्शन से मार्जिन, लेकिन वो किसके बराबर होगी, 3 REM के। अब अगर हम लोग उसको 1 देते हैं तो लाजमी सी बात है कि हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन साइडों से आएगा। ज्यादा बेटर है कि हम ये करें कि इसको इधर साइड में दें और इसको इस साइड में दे दें, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, और ये ऑल द वे टू 5 है, सही है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि हम कितनी स्पेसिंग्स दे रहे हैं। अभी आपको एक चीज अटपटी लग रही होगी कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको लग रहा है मार्जिन कम है और टॉप से मार्जिन थोड़ा ज्यादा है। ये आपकी गलती नहीं है, ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली उसकी वजह से आप देख रहे हैं H जो है उसका अंदर भागा हुआ है, तो ये बेसिकली स्क्रीन का इश्यू है, वरना मार्जिन दोनों डायरेक्शन से इक्वल आ रहा है। अब एक और इश्यू होता है कि हमने एक चीज देखी थी कि मार्जिन जब हम देते थे तो मार्जिन में हमारे पास 3 तरीके होते थे।
एक तो हम सिंपल ये वाला मार्जिन दे दें कि हर डायरेक्शन से लग जाए। अब एक तरह का मार्जिन होता था जिसमें हम बताते थे कि नहीं मुझे सिर्फ मार्जिन टॉप चाहिए, मुझे सिर्फ मार्जिन बॉटम चाहिए, लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए। अब ये तरीके कैसे होंगे, तो आप इसको बताएंगे एम के आगे आप अपना वो लेटर लिखेंगे जहां पे आपको मार्जिन चाहिए। जैसे मार्जिन टॉप है तो टी आपका स्टार्ट होता है, टॉप मतलब टी जो इसका पहला लेटर है, तो हम अगर टी लगाएंगे और सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसको सिर्फ कहां से मार्जिन मिला है, टॉप से। ठीक है, अगर हम लोग टी की जगह क्या लिख लें, बी, तो आप देख रहे हैं कि नीचे जो हेलो वर्ल्ड है वो थोड़ा नीचे जा चुका है। उसके बाद अब आता है लेफ्ट, जो हमारा मार्जिन लेफ्ट होना चाहिए, सही है। लेकिन जब हमने ये दिया तो मार्जिन लेफ्ट उसका नहीं लगा। मुझे कैसे पता लगा नहीं लगा, क्योंकि नीचे लगा हुआ एच और ऊपर वाला एच बराबर है, तो मतलब ये ऊपर वाले टैग को कुछ भी मार्जिन नहीं लगा। अच्छा चलो मार्जिन लेफ्ट नहीं लग रहा, राइट लगा लें, तो वो फर्क पड़ा नहीं। तो ये मतलब इसकी जो हम लगा रहे हैं लेफ्ट और राइट, ये हमारा नहीं लगा। उसकी वजह ये है कि बूटस्ट्रैप जो है वो बेसिकली मार्जिन लेफ्ट कैसे लगाता है, एस से, और वो एस बेसिकली किस वर्ड से निकाल रहा है, स्टार्ट, मार्जिन स्टार्ट, वो स्टार्ट लेता है एमएस। अच्छा मजे की बात है कि आप कौन सा वर्जन बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को पता है? ये वी क्या लिखा हुआ है, 5, लेकिन V5 से पहले कौन सा था, 4, 3 भी था, 2 भी था। 5 से पहले जितने थे वो मार्जिन लेफ्ट को ML से ही बताते थे और मार्जिन राइट को MR से ही बताते थे। जो आपका वर्जन नंबर 5 है सिर्फ उसमें ये तब्दीली आई है कि उन्होंने मार्जिन लेफ्ट को क्या कर दिया है, MS। अब इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ML उन्होंने किसी और चीज के लिए दे दिया है, सही है। तो आपको बस याद रखना है कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड देना है तो क्या लिखना है, S, और अगर आपको राइट हैंड साइड देना है तो आप क्या लिख सकते हैं, राइट। अब जाहिर सी बात है कि राइट से कोई भी मार्जिन लगता हुआ दिखा नहीं, कोई समझा सकता है क्यों? अच्छा अगर इसको ई दे दिया तो अब यहां से थोड़ा सा चेंज है, तो एंड से ई निकला तो मार्जिन एंड। तो आपके पास टॉप, बॉटम, स्टार्ट एंड एंड। उसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है मार्जिन लगाने का, और वो क्या तरीका होता है कि हम लोग ये कर सकते थे कि हम लोग एक्स डायरेक्शन में सिर्फ मार्जिन दे सकते थे, यानी लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ, और टॉप और बॉटम का एक साथ मार्जिन भी दे सकते थे। ये वाला तरीका भी हमारे पास होता था। अगर आपको याद हो तो उसका लिखने का तरीका कुछ यूं होता था कि हम लोग हेडर के अंदर स्टाइल अगर लगाएं और हम डॉट कंटेनर को अगर कोई प्रॉपर्टी दें और हम लिखें मार्जिन, तो मैं आपको बोलता था कि भाई टॉप एंड बॉटम को कितना दो, 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट को कितना दो। तो जब हम ऐसे लिखते थे तो टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट दोनों एक साथ लिख सकते थे। अब क्योंकि हमारे पास ये नॉर्मल CSS में प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या है, अगर आपको देना है टॉप एंड बॉटम दोनों एक साथ तो आप क्या यूज करें, MY। आप देख रहे हैं कि वो ऊपर और नीचे उसको दोनों लगा हुआ है लेकिन वो उधर घुसा हुआ है। इसका मतलब है कि लेफ्ट एंड राइट उसके पास कोई भी मार्जिन नहीं है, सिर्फ कहां पे मार्जिन है, टॉप एंड बॉटम। उसके बाद हमारे पास X अगर हम दे दें तो अब हमारे पास वो कहां पे उठाएगा, तो क्या लगा हुआ है ये जो आया बेसिकली MX इस वक्त इसके साथ क्या हो रहा है कि ऑलरेडी आपके पास साइडों से कंटेनर के मार्जिन्स आए हुए हैं, सही है। ये अगर किसी ने जब एक चीज देखी हो कि जब ऊपर वाले का बॉटम कोई मार्जिन हो और नीचे वाले का भी बॉटम और टॉप मार्जिन हो तो उसको हम कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। कोई इस बारे में जानता है? नहीं। आपके पास अगर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये एक हमारे पास पूरा अलग डिव है, ऊपर वाला अलग डिव है। ऐसा सोचें कि इस टैग, ये जो पूरा कंटेनर है, इसका बॉटम पे आपने 30 पिक्सल का मार्जिन दिया हुआ है, तो सोच में तो ये आ रहा है कि ये वाला जो है 30 पिक्सल
नीचे हो जाएगा ऊपर वाले से, लेकिन आपने इस वाले डिव को भी मार्जिन टॉप दे दिया 20 पिक्सल। तो अब समझ क्या आ रहा है कि ऊपर वाले का बॉटम मार्जिन कितना है 30, नीचे वाले का टॉप वाला मार्जिन कितना है 20। तो 30 + 20 समझ में ये आता है कि टोटल बीच में डिस्टेंस कितना आना चाहिए 50 पिक्सल का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। CSS क्या करता है, वो देखता है कि भाई दोनों एक ही जगह पे मार्जिन लगा रहे हैं। जब दोनों एक ही जगह पे मार्जिन लगा रहे होते हैं तो वो क्या करता है, मार्जिन कोलैप्स करता है, यानी कि किसी एक टैग का मार्जिन खत्म कर देता है। अब वो कैसे चूज करता है कि किसका मार्जिन रखना है और किसका खत्म करना है, वो देखता है कि किसका मार्जिन ज्यादा है। समझ रहे हैं, अगर मार्जिन टॉप वाले का 30 है और नीचे वाले का 20 है तो वो कितना रहना देगा 30, और 20 वाले को नलिफाई कर देगा। तो इस वजह से बेसिकली आपको ये सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है कि क्योंकि आपके पास जो कंटेनर टैग था ये वाला, ये ऑलरेडी इसको x डायरेक्शन में मार्जिन दे चुका था। सही है, अब आपने जब दोबारा से उसको मार्जिन दिया mx की सूरत में तो ये कम है एज कंपेयर टू इसके, तो उसने किसका मार्जिन रहने दिया कंटेनर का। इसकी जरा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। दूसरा तरीका है कि आप चैट जीपीटी जो है उसको थोड़ा सर्च आउट करें। किसी ने यूज किया अभी तक, तो चैट जीपीटी को भी यूज करें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि वो कैसी चीजें होती हैं। अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है गैप, इसको हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो कि जरूरी है, वो क्या है, ब्रेक पॉइंट्स। अब ये ब्रेक पॉइंट्स क्या है, हमने मीडिया क्वेरी आखिरी बार पढ़ी थी, जो आखिरी चीज पढ़ी वो है मीडिया क्वेरी। और मीडिया क्वेरी में हमने एक चीज नोट की कि वो हम क्यों नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास स्क्रीन साइज चेंज हो रहा होता है। तो चेंजिंग होते हुए स्क्रीन साइज के लिए जब हम थोड़ा डिजाइन चेंज करते हैं तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम CSS में उसमें बूटस्ट्रैप में कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो हम CSS का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसमें करते हैं, आपकी क्लासेस का। तो इसमें इसने क्या किया हुआ है, इसने कहा हुआ है कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है या सॉरी क्लास है, जैसे कि हमने अभी इस्तेमाल किया, जैसे अभी हमने इस्तेमाल किया MS M, तो मार्जिन। तो ये बूटस्ट्रैप का ये तरीकेकार है कि वो क्या कहता है कि आप पहले जो क्लास आपको लगानी है, जैसे मार्जिन है, पैडिंग है, आप उसका पहले लेटर लिखो, उसके बाद आप क्या लिखो डैश, और अब हम हमें ये बताओ कि ये किस स्क्रीन साइज के लिए आप लगा रहे हैं। अगर आपको ये बताना है, अगर आप ये चीज लगाएंगे M5 तो इसका मतलब है कि मार्जिन 5 लगेगा इस डिव पे सारी स्क्रीन के लिए, भले वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, वो स्क्रीन कोई भी डेस्कटॉप स्क्रीन हो, यानी क्योंकि आपने उसको ये नहीं बताया कि ये किस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज के लिए होगा। अगर आप इसको बताएंगे कि डैश SM M-SM-5, तो अब आप उसको बता रहे हैं कि जो मुझे मार्जिन लगाना है किसके लिए लगाना है, स्मॉल के लिए लगाना है। उसके बाद एक है MD मीडियम के बाद है LG लार्ज, और उसके बाद है XL एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई कपड़ों का साइज चल रहा है, शर्ट का साइज है कि स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। अब इनको देख के समझ ही आ रहा है कि SM का मतलब होगा कि ये छोटी साइज की स्क्रीन के लिए होगा। ठीक है, अब जरा इस पे हमने M-SM-5 लगाया है, तो अभी हमने नोट किया क्या हुआ है, ये मैं क्या कह रहा हूं, इसका क्या मतलब होना चाहिए कि मार्जिन लगाओ स्मॉल स्क्रीन पे कितना 5,
अब मेरे पास स्मॉल स्क्रीन है, तो क्या कोई मार्जिन नजर आ रहा है आसपास से? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, तो जब ये मोबाइल स्क्रीन साइज से बढ़ जा रही है स्क्रीन, तो उस पर क्या लग जा रहा है? मार्जिन। चलो अब इसको और देखते हैं, एमडी। अभी इसको लगा हुआ है मार्जिन, अब इसका मार्जिन हट गया, यानी अब थोड़ी बड़े स्क्रीन साइज पे ये मार्जिन चेंज होता है। लेकिन ये चीज उल्टी नहीं हुई। MSM5 का मतलब होना चाहिए था कि स्मॉल स्क्रीन पे क्या लगाओ? मार्जिन। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, हम इसको बोल रहे हैं कि स्मॉल स्क्रीन पे लगाओ मार्जिन, तो ये स्मॉल स्क्रीन पे नहीं लगा रहा, उल्टा जब स्क्रीन बड़ी हो रही है तो तब लगा रहा है। बूटस्ट्रैप में ये बात समझना बहुत जरूरी है ब्रेक पॉइंट्स की। जैसा आप सोच रहे हैं ये वैसा नहीं है, ये उसका उल्टा है। SM अगर आप किसी प्रॉपर्टी में लगाते हैं, तो SM लगाने का मतलब होता है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है SM में काम नहीं करेगी। SM से जैसे ही आप बड़े हुए, यानी कि स्मॉल साइज से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? तो अब ये कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये तकरीबन हर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें ये चीज अप्लाई होती है। लेकिन जरा देखते हैं कि ब्रेक पॉइंट्स का साइजेस क्या क्या है। अब सबसे पहले स्मॉल, जिसको हमने SM से जाहिर किया, ये किस स्क्रीन साइज के लिए? ये स्क्रीन साइज नहीं है, ये उसका ब्रेक पॉइंट है कि ये SM जो है किस स्क्रीन साइज से ज्यादा पर लगेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस पे कौन सा वाला साइन है? ग्रेटर देन का साइन है, और ग्रेटर देन के नीचे एक और, इसका क्या मतलब होता है? इक्वल टू। यानी कि जब स्क्रीन साइज 576 पे पहुंचेगा तो आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। और इस प्रॉपर्टी से जितना मतलब कि 580, 590, 600, 700, 800 पे जब आपने SM लगाया हुआ होगा तो वो प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे ही 576 से छोटी होगी स्क्रीन साइज, तो ये प्रॉपर्टी हट जाएगी। अब जरा मुझे इसके फिर सोच के बताएं कि ये आपको दिख रहा है? अच्छा, अगर ये बीजी में हो सकता है क्या? गालिबन ऐसी कोई चीज नहीं है। चले, मुझे एक बात बताएं जो मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूं, कि मैं चाह रहा हूं कि जब आपके पास स्मॉल स्क्रीन साइज हो, यानी कि 576 पिक्सल से छोटी स्क्रीन साइज हो, तो मुझे ये वाला मार्जिन चाहिए, तो बताएं कैसे लग सकता है? स्मॉल का क्या मतलब था? कि जो स्क्रीन साइज 576 से बड़ा होगा, यानी छोटी स्क्रीन साइज के अलावा जितने स्क्रीन साइजेस होंगे उन पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अगर हम इस पे लार्ज लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होगा? कि लार्ज से ज्यादा वाली जितनी स्क्रीन साइजेस है उन सब पे लगेगा, लार्ज तक नहीं लगेगा। एक्सेल का मतलब है तो कोई स्क्रीन साइज लगेगा ही नहीं। चलो हम मीडियम लगा लेते हैं, हमने लगा लिया MD, सही है। तो अब भी नहीं आया, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं होता, उसने लिखा हुआ है कि नहीं होता, नन लिखा हुआ है ऊपर। तो अब बताएं इसका क्या हाल हो सकता है? मैं चाह रहा हूँ कि छोटी, क्योंकि इसके ब्रेक पॉइंट का तो उल्टा मतलब है। SM का मतलब है कि SM पे नहीं लगेगा, मतलब छोटी स्क्रीन साइजेस पे नहीं लगेगा, छोटी स्क्रीन साइजेस से बड़ी जितनी भी स्क्रीन साइजेस है उन पे लगेगा। ये बात समझ आ रही है? वो दिख भी रहा है कि अब छोटी स्क्रीन साइज है तो मार्जिन नहीं है, जैसे ही आपकी बड़ी स्क्रीन साइज हो रही है तो मार्जिन वापस आ रहा है। तो जरा बताएं कि ये कैसे मुमकिन है? कुछ जरा दिमाग लगाएं, कैसे मुमकिन है? किसी को समझ आ रहा है? सिंपल सा सवाल है कि मुझे छोटी स्क्रीन पे मार्जिन देना है, कैसे दे सकते हैं? और मजे की बात है कि जवाब आपको मिल चुका है वैसे।
क्या कैसे फिक्स करेंगे? मुझे बूटस्ट्रैप के थ्रू करना है, मेरे को सीएसएस नहीं देखनी मैंने, और ये क्लासेस से हो जाएगा। क्या कोई साइज नहीं लगाऊंगा तो वो तो हर बार नहीं हर जगह नहीं लगा देगा। अब जैसे कि मैंने आपका सोल्यूशन है कि M5 पे लगा दूं, अब M5 पे छोटी स्क्रीन साइज में तो मार्जिन तो आ गया, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि अब मैं जब बड़ा स्क्रीन साइज लगा रहा हूँ तो भी ये चीज लगी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पे हो, यानी कि सिर्फ मोबाइल पे हो। M5 के बाद क्या लगा दें? M-SM- इधर क्या आना चाहिए? 5, तो बात तो बराबर हो गई। बताएं। देखें, M5 का मतलब है कि जितने स्क्रीन साइजेस हैं उन सब पे मार्जिन लगेगा कितना? 5। SM का मतलब है कि स्मॉल स्क्रीन साइजेस से बड़े जितने स्क्रीन साइजेस हैं उन पे ये प्रॉपर्टी अब लगेगी। सही है? तो क्या ये दोनों सही है कि दोनों प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, M5 भी लगा रहा हूं, MSM भी लगा रहा हूं? मेरा सवाल ये था कि जब मोबाइल स्क्रीन है यानी कि छोटा स्क्रीन है तो मुझे मार्जिन चाहिए, जैसे ही मोबाइल स्क्रीन ना हो तो मुझे मार्जिन नहीं चाहिए। बहुत सिंपल। लार्ज पे SM वाले पे 0 कर दूं, SM वाले पे 0 कर दूं। अब बेसिकली क्या हुआ है कि जब आपके पास मोबाइल स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन है, तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी हिट करती है? M5। लेकिन जैसे ही आप स्मॉल स्क्रीन से ज्यादा जाते हैं तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी हिट करती है? ये वाली, जो कि मार्जिन को क्या कर रही है? 0। सही है? तो उल्टा इफेक्ट लाने के लिए आपको ये वाला काम करना पड़ता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि ये कोई एक काम है जो सिर्फ मीडियम स्क्रीन से ज्यादा वाली स्क्रीन साइजेस हैं उन पे होना चाहिए, वो मीडियम स्क्रीन साइज जो है उस पे होना चाहिए। सही है? मीडियम से बड़ी जो स्क्रीन साइजेस हैं उस पे ये चीज नहीं होना चाहिए। तो आपने करना क्या होता है, सिंपल सी टेक्निक है कि आप सबसे पहले वो प्रॉपर्टी सिंपल लगा दें। सिंपल लगाने का मतलब है कि वो हर स्क्रीन साइजेस पे लग जाएगा। उसके बाद MD से ऊपर जितने स्क्रीन साइजेस हैं, यानी कि आपने MD का जैसे नाम लिखा तो उसका क्या मतलब है कि MD या उससे बड़ी स्क्रीन साइजेस जो है उधर जाके उसको क्या कर दें? 0। तो MD पर रुक जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये बात ज्यादा समझ आएगी। तो ब्रेकिंग पॉइंट से हमें ये पता लग रहा है कि SM, MD, LG का ये मतलब नहीं कि ये प्रॉपर्टी स्मॉल के लिए है या ये प्रॉपर्टी मीडियम के लिए है या ये प्रॉपर्टी LG के लिए है, बल्कि इसका ये मतलब है कि ये इससे बड़ी स्क्रीन साइजेस के लिए। एक काम करते हैं, एक और हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, उसको जरा देखते हैं। और वो क्या है? बॉर्डर्स। तो बेसिकली आज हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन CSS की कुछ जो क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देख रहे हैं। अब ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि ब्रेक पॉइंट था, अब ब्रेक पॉइंट आपको देखने में कुछ और लगता है, लेकिन बेसिकली आपने देखा कि उसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। और अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे ये वाली जो चीज है ये मुझे सिर्फ दिखनी चाहिए किसमें, मोबाइल में, और बड़ी स्क्रीन में ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये वाली टेक्निक भी आनी चाहिए। बात समझ आ रही है? एक सिंपल प्लेन CSS है, लेकिन इसका इफेक्ट बड़ा जबरदस्त है। अब एक काम करते हैं कि इसमें हम एक क्लास लगाते हैं, कौन सी? बॉर्डर की, क्योंकि मुझे CSS के डॉक्यूमेंटेशन से पता लग रहा है कि बॉर्डर्स लगाने के लिए मुझे कौन सी क्लास देनी चाहिए? बॉर्डर की। तो जरा हम अब जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत लाइट किस्म का बॉर्डर आ चुका है। हालांकि अगर आपको याद हो तो CSS में बॉर्डर लगाने का तरीका कुछ काफी अलग था। उसमें पहले हम एक तो थिकनेस देते थे, सही है? उसके बाद थिकनेस के बाद हम क्या देते थे? सॉलिड देते थे कि किस टाइप का बॉर्डर लाइन होगी, और उसके बाद फाइनली क्या देते थे? कलर। इसमें हमने कुछ भी नहीं बताया, बस क्या लिखा? बॉर्डर, और हमारे पास बॉर्डर तैयार हो चुका है। अब ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है
इसके अराउंड आपको नॉर्मली ये वेबसाइट्स पे बॉर्डर दिखता है, और इसी कलर का और इसी स्टाइल का। अगर आपने थोड़ी देर पहले गौर किया था, तो जब मैंने ये ओपन किया तो इस पे ये वाला आपको बॉर्डर दिख रहा है इस बॉक्स पे। अब ये गूगल क्लासरूम यानी कि गूगल की सर्विस है, उसमें ये बूटस्ट्रैप का एग्जैक्ट सेम बॉर्डर यूज हुआ है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सही है। और आप जब कुछ अपनी कार्ड्स वगैरह देखते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, मीडियम वगैरह, जो आपका आर्टिकल्स हैं उस पे जो साइड में कार्ड्स होते हैं उस पे एग्जैक्ट सेम बॉर्डर ये यूज होता है। तो ये सिंपल एक ऐसा बॉर्डर डिजाइन है जो कि आपकी जो इंटरनेशनली जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो $1 million $1 billion कंपनीज हैं, वो भी ये चीज यूज करती हैं। तो आपको इसका यूज पहली बात तो आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ये बॉर्डर लिखने से तो चारों तरफ क्या हो गया, बॉर्डर आ गया। अब उसके बाद हमें ये भी समझ आ रहा है कि बॉर्डर टॉप एंड बॉटम और स्टार्ट भी होता है। तो इतनी तो कॉमन सेंस आपके पास होनी चाहिए। आई थिंक बंदरों के पास भी इतनी होगी कि सॉरी स्टार्ट, जब मैंने स्टार्ट लिखा तो कहां पे आया, ये कहीं पे देखा है किसी ने? किसी ने कभी नोट किया है? जब कोई स्पेशल नोट देना हो ना किसी वेबसाइट को, स्पेशल नोटिफिकेशन या स्पेशल नोट कुछ बताना हो, बीच में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो जो इंपॉर्टेंट हो, कोई कोड बताना हो कि भाई ये तुम्हें याद रखना चाहिए, तो वो लोग हमेशा इस तरह का डिजाइन बनाते हैं। मतलब पैराग्राफ चल रहा होगा, अचानक से बीच पैराग्राफ में थोड़ी सी स्पेस आएगा, इधर से थोड़ा सा एक बॉर्डर बना हुआ होगा और बीच में टेक्स्ट। इससे क्या फायदा होता है कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो बाकी टेक्स्ट से अलग नजर आना शुरू हो जाता है। एक बहुत सिंपल सी डिजाइन टेक्निक है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होती है। अब स्टार्ट की तरह आपके पास क्या हो सकता है, एंड हो सकता है। एंड यहाँ पे पड़ा, मुझे याद नहीं है मैंने कहीं पे देखा हो, सिर्फ इसका यूज होता हुआ, सही है। उसके बाद और क्या है, टॉप और बॉटम। तो आपके पास आया टॉप, तो जब मैंने यूज किया टॉप तो हमारे पास टॉप पे आ गया। अगर आप ये देखें तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल रूल टाइप है। और अगर आपने यूज किया बॉटम तो कहाँ आ गया, बॉटम। अगर दोनों देने हो तो ये कर दें। अच्छा खैर, तो ये हमारे पास कुछ बॉर्डर देने के तरीकेकार हैं। अब ये तो था बॉर्डर देने का तरीका। उसके बाद क्या है, बॉर्डर कलर। क्योंकि जब हमारी जो नेटिव CSS की प्रॉपर्टी थी उसमें यही तो था कि हमारे पास सबसे पहले उसको क्या देते थे, विड्थ 2 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल। उसके बाद होता था उस बॉर्डर की टाइप, तीसरा होता था बॉर्डर कलर। तो हमने पहले फिलहाल सिंपल बॉर्डर तो दे दिया, लेकिन अब हम उसको क्या दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं। जैसे कि हमने दे दिया क्या, प्राइमरी। तो जब हमने इसको बॉर्डर प्राइमरी दिया, मैंने कोई स्पेलिंग गलत की है, क्या किया मैंने, सॉरी मैंने वो मिटा दिया, मेन इसका कमांड। तो इसके ऊपर अराउंड में क्या आ गया, बॉर्डर। ये कुछ उसी तरीके की कमांड है जैसे आपने बटन में देखा था कि पहले आपको लिखना है BTN, उसको बताने के लिए ये क्या चीज है, बटन है। उसके बाद स्पेस देके आप क्या लिखते हैं, BTN प्राइमरी, जो बेसिकली उसको बताता है कि इस बटन का कलर क्या देना है। सही है, उम्मीद है याद होगा ये चीज। तो अगर आप इसको छोटा करेंगे तो ये और ज्यादा बेटर लगेगा। अब इसके साथ अगेन आपके पास वो सारे कलर्स हैं जो आप बूटस्ट्रैप में देखते हैं। आपने देख लिया वार्निंग, तो ये येलो हो जाएगा। उसके बाद आपने देख लिया डेंजर, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अच्छा, ये अगर हम दे दें बॉर्डर स्टार्ट, ये चीज देखिए कभी, ये आपको स्क्रीन साइज बड़ी बेकार है, इस स्क्रीन कलर इसका बड़ा बेकार है, वरना ये रेड कलर का ना अच्छा सा खूबसूरत सा बॉर्डर आ रहा है जो कि मुझे इसमें स्क्रीन पर बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। तो जब कोई एरर होता है या कोई इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है जो ये बताना चाह रहे होते हैं कि भाई आपका ये अगर ये चीज गड़बड़ हुई तो आपका ये काम नहीं होगा, कुछ इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट नोटिस देना हो, तो यहाँ पे रेड कलर का आपको बार बना के दिखा देते हैं वो लोग। तो खैर, कलर्स आप ऐसे दे सकते हैं। सबसे पहला वाला क्या है, बॉर्डर बना रहा है। दूसरा वाला उसको क्या दे रहा है, कलर। और कलर देने के बाद हमें एक और चीज चाहिए और वो क्या है, विड्थ। सही है। तो सबसे पहले मैंने उसको बताया कि कौन सा मुझे बॉर्डर चाहिए, स्टार्ट वाला।
मैं कह रहा हूं कि बॉर्डर मुझे कौन सा चाहिए, साइज नंबर 5 चाहिए, और उसका कलर क्या चाहिए, डेंजर। तो अब हमारे पास बेसिकली ये चीज जो आपने लाजमी देखी होगी, ये ज्यादातर टोस्ट के तौर पे आता है। अगर आपको ना पता हो टोस्ट क्या होता है, तो कभी कभी कोई एरर आता है तो ऊपर से यूं करके नोटिफिकेशन एक अचानक से आ जाता है, एक सेक्शन खुल के आ जाता है। अगर कोई एरर हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक रेड कलर का बार, जिससे पता लग रहा होता है कि ये कोई खतरनाक ही चीज है, कोई अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद डेंजर के बाद अगर आप उसको मिटा के थोड़ा सक्सेस को करेंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी कि कोई अगर कोई सक्सेसफुल मैसेज होता है, कोई अच्छा मैसेज होता है, तो उसके पास में ऐसे ग्रीन कलर का बार होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं अगर आपने कभी नोट किया हो तो इससे हमें पता लग रहा है कि हम बहुत सिंपल तरीके से बॉर्डर दे सकते हैं। सही है। और उसके बाद हमारे पास अब ये क्या है, ये बॉर्डर रेडियस है। अगर आपने CSS की प्रॉपर्टी यूज की हो तो ये कौन सी है, बॉर्डर रेडियस है। अब रेडियस में जो सबसे कमाल का है वो है इजी, और सबसे इजी जो है इस वाले को हम कहते हैं क्या, राउंडेड, और इसको हम दे देते हैं, ये फिलहाल हटाते हैं, इसको हम देते हैं M3। तो अब हमें पता लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे उसको कार्ड्स में स्पेसिंग्स हैं। अब एक और इसमें मुझे एक चीज अच्छी नहीं लग रही, इसको हम दे देते हैं P-3। ये क्या चीज है, पैडिंग है। तो जब हमने पैडिंग दी तो अभी अपने थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से अंदर से दूर हो चुका है। अगर आपको फिर भी अच्छा देखने का शौक है तो आप P5 भी दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल कार्ड के बीच में आ जाएगा। तो अब ये आपके पास एक चीज दिख रही होगी, ये प्रॉपर कार्ड है। मजे की बात है कि कुछ वेबसाइट्स में एज अ सेक्शन यूज होता है, शायद आपने कभी देखा हो। ये वेबसाइट में एक टिपिकल फॉर्मेट होता है कि आपके पास जब पूरी वेबसाइट चल रही होती है तो नीचे कोई अच्छी सी कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, जैसे एक्सक्लूसिव ऑफर या कुछ, तो इस तरह का बेसिकली राउंडेड कार्ड बनाया जाता है, जिसका बैकग्राउंड कलर कोई डार्क कलर होता है और लाइट कलर की टेक्स्ट होती है। सही है, जिससे क्योंकि ये पढ़ने, क्योंकि ये भी चीज लिखी हुई है, लेकिन आपकी नजर सबसे पहले किस पे जा रही है, इस पे। सही, तो ये एक डिजाइन टेक्निक होती है जब आपको कोई वेबसाइट पे पेज पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाई जानी होती है। अब आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं तो जो चीज ऐसे लिखी हुई होगी ना, वो आप लाजमी पढ़ोगे, भले आप बाकी चीजें ना पढ़ो। सही है, तो ये कुछ डिजाइन टेक्निक है जो कि यूज होते हैं, और ये वो सारे सेक्शंस हैं जो यूज होते हैं। सही है, अनशंड कोई चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इसके अलावा हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे बना लेते हैं क्या, अच्छा ये राउंडेड जो है बटन पे लग सकता है क्या, एक काम करते हैं, इसमें हम एक बनाते हैं एंकर टैग, इसको हम देते हैं हैश, और हम इसको कहते हैं अप्लाई नाउ, और हम इसको देते हैं क्लास, उसको हम देते हैं BDN कौन सा दें, वार्निंग दे। तो हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त सा नीचे बटन आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम कौन सी क्लास, अच्छा मजे की बात है ये राउंडेड ऑलरेडी है। ठीक है, अगर हमने इसको कहूँ राउंडेड डैश फिल, तो अब क्या हो गया, वो एक सिलेंडर टाइप बन गया जिसका नाम क्या है, राउंडेड फिल। ठीक है, तो इस तरीके का भी हम डिजाइन हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये डिजाइन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी दे सकता था, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है तो बहुत ही अजीब लगता कि इसको हमने यूं करके यूं कर दिया। ठीक है, तो कोई चीज कहीं पे ही सही लगती है, तो ये वो वाली बात है। तो मजे की बात है कि ये जो राउंडेड है ये अपीयर होता है बॉर्डर के अंदर, लेकिन ये बॉर्डर से इसका कोई ताल्लुक आपने देखा नहीं है। आप ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ तब लग सकता हो जहां पर बॉर्डर लगाया हुआ, ऐसा नहीं है, आपने कहीं भी लगा सकता है, क्योंकि ये बेसिकली CSS की कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस। और अगर आपने देखा हो तो बॉर्डर रेडियस कहीं भी लग जाती है, उसके लिए आपका बॉर्डर का होना जरूरी नहीं है। हाँ जाहिर है कोई ऐसा कोई सेक्शन होना चाहिए जो विजिबल हो, जैसे कि अब ये बटन है ये विजिबल है, तो ही आपको पता लगाना कि ये बॉर्डर इसमें क्या हुआ है, और यहाँ ये है जिसमें ये थोड़ा सा नजर आ रहा है। अच्छा इसमें मुझे पता लग रहा है कि एक और चीज हो सकती थी, कहाँ गया वो, हमने इसको बोला हुआ राउंडेड, तो अगर मैं इसको कहूँ राउंडेड डैश 5, तो इसके कॉर्नर्स नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अंदर साइज नहीं है, साइज होगा भी तो उसका कोई और तरीका होगा।
नहीं खैर, हम लोग नॉर्मली स्टैंडर्ड्स ही यूज करते हैं, एक सिंपल सी टेक्निक है, स्टैंडर्ड्स यूज करो, स्टैंडर्ड से ही चलते हैं, ठीक है। क्या अपने वाली जो वैल्यूज हैं वो ना दो। अब जैसे पिल है, पिल भी जो है वो बहुत ज्यादा भी राउंड हो सकती है, लेकिन वो हम लोग पिल वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड आपके पास सिंपल साइजेस है। अब ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अवेलेबल चीजें हैं, इसके अलावा ये अपडेट भी होता रहता है। अब मैं इसको डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन से क्यों पढ़ा रहा हूँ, हालांकि सीएसएस आपने देखा कि मैंने बुक नहीं खोली थी, ज्यादातर मैं खुद पढ़ा देता था ये चीज ऐसे है ऐसे ऐसे है। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि वो जो सीएसएस है वो एक तरह से लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज कभी भी अचानक से पूरी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, कोई चीज ऐड हो सकती है, जैसे कि ग्रिड अब जाके ऐड हुई है, फ्लैग्स ऐड हुआ था बूटस्ट्रैप सीएसएस 2 में, तो कोई चीजें ऐड अप हो सकती हैं, लेकिन पुरानी चीजें वो लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेमवर्क का क्या मसला होता है कि ये लोग अपडेट करते रहते हैं। अगर आपने एक चीज नोट की हो तो ये कौन सा वर्जन बेसिकली चल रहा है, 5.0.2, ठीक है। और ये एक और चीज से हमें पता लगता है कि हमारे पास एग्जैक्ट कौन सा वर्जन है जो हम यूज कर रहे हैं, वो यहां पे पता लगता है। ये कौन सा है, 5.0, क्योंकि ये मैंने रिमूव किया हुआ है, वरना ये हमारे पास कौन सा आ रहा था, 5.0.2। तो फ्रेमवर्क जो होते हैं ये अपने आप में चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। कभी पता लगा कि आपका MX नहीं चलेगा, कभी पता लगा कुछ नहीं चलेगा, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि जो उसका नया वर्जन आया है उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो चेंजेस आना मुमकिन है, हो सकता है कि आपकी एक प्रॉपर्टी पहले चल रही हो, जैसे कि हो सकता है अभी वो लोग MS5 पे स्टार्ट पे मार्जिन देंगे, हो सकता है उनका दिमाग घूम गया, उन्होंने ML पे कर दिया दोबारा, सही है, वो ML पे जी लेफ्ट मार्जिन लगेगा। तो इसमें चेंजेस आते हैं, तभी आप देख रहे हैं कि मैं डायरेक्टली कोड कहां से देख रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन में। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमनली यूज्ड होती हैं, जैसे एक तो आपकी ग्रिड है, फ्लैग्स है, डिस्प्ले है, और आपके मार्जिन्स हैं, पैडिंग्स हैं, जो हमें रटी हुई होती हैं, और नॉर्मली वो लोग उसको ज्यादातर चेंज भी नहीं करते क्योंकि इनका यूजेज ज्यादा है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो जिनका यूजेज बहुत कम होता है, तो आपके वो आपके यूज केस पे, अगर आप उसको यूज केस है तो आप उसको इस्तेमाल करें, वरना उसको जाने दें। एक चीज और इसमें होती है जो मुझे भी थोड़ी पसंद है, और उसको हम क्या कहते हैं, शैडोज। अब ये जो शैडो है, अगर आप ये खुद लगाने जाएंगे तो यकीनन आप बहुत ही बेकार किस्म का शैडो देंगे, सही है, क्योंकि आपका शैडो जो होगा वो नीला पीला हरा कुछ भी ऐसा होगा, इधर ज्यादा जा रहा होगा, आप बोल रहे होंगे ज्यादा दे दूं, ज्यादा फैला दूं, ज्यादा मजा आ रहा है। तो हमारे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कोई डिजाइनर्स तो है नहीं, सही है, UI UX डिजाइनर्स नहीं है हम लोग, क्योंकि डिजाइनिंग हमारा काम भी नहीं है। तो हमारी अगेन फरमाइश पे इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, शैडो। अब शैडो जो है हमारे पास ये अलग अलग जो आपके साइजेस हैं उनके हिसाब से भी दिया हुआ है, लेकिन पहले सिंपल जाके लिख लेते हैं शैडो, देखते हैं होता क्या है। हमारे पास सबसे पहले ये ब्लैक वाला है, इस पर लगा के देखते हैं। इस पर मैंने लगा दिया क्या, शैडो, और ये तो मैंने नीचे वाले लगा दिया, चलो ऊपर वाले भी लगा देते हैं। तो शायद इस स्क्रीन पे बहुत मुश्किल से दिख रहा होगा, लेकिन एक काम कर लेते हैं कि इस पे हम लगा लेते हैं P5, और P5 से क्या फायदा होगा कि आपको कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ नजर आएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, सही है, और इसको हम दे देते हैं MY5, करेक्ट। अब ये वाला एक पर्टिकुलर कार्ड है, सही है। अभी इस स्क्रीन पे आपको, क्योंकि शेड जो उसका शेडो है बहुत वाइट है, थोड़ा सा आपको हल्का सा फील हो रहा होगा, लेकिन एक चीज आपको पता लगी होगी कि अब ये जो सेक्शन है ये पीछे वाले सेक्शन से ऊपर दिख रहा है, बात समझ आ रही है। तो ये बेसिकली हमारे शेडो का काम था। अब ये वाला जो शेडो है, आपने अगर CSS की शेडो प्रॉपर्टी देखें तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपको लेफ्ट, बॉटम, राइट और स्टार्ट, और उसका कितनी आपका कलर होना चाहिए, कितना उसका फैलाव होना चाहिए, ये सब आपको खुद बताना पड़ता है। लेकिन यहां पर ये कार्ड बनाने के लिए आपने सिंपल क्या लगाया, सिंपल शेडो, ये सिंपल शेडो लगाने से उन्होंने इस पर क्या कन्वर्ट कर दिया, एक कार्ड में। और ये जो कार्ड वाला स्ट्रक्चर है आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। आपके पास जितने प्रोडक्ट कार्ड्स होते हैं नॉर्मली, उनमें ये वाला शेडो गिवन होता है, जिससे क्या लगता है ये कार्ड
ऐसे ऊपर ऊपर 3D किस्म का कार्ड फील होता है। अब जरा देखते हैं कि इस कार्ड में उसने और क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये तो आप समझते हैं SM, सही है, कि एक सर्टेन आपकी डायमेंशन भी आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, और LG भी इस पे ही है, तो इसमें कोई ज्यादा तो इतनी कोई चीज है नहीं। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यहाँ बताया हुआ है कि इन्होंने ये चीज बनाई हुई कैसे है, सही है। तो ये सिंपल से आपके बेसिकली वो हैं कार्ड्स हैं। अगर हम इसको दे रहे हैं -LG तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। अब ये शेडो आपको दिख रहा है यहाँ तक, सही है। तो ये डिफरेंट आपकी यूजेज पे है कि आप इस पर कितना लगाते हैं। LG इसका फुल साइज है, उसके बाद उन्होंने MD और SM भी दिया हुआ है, और नॉर्मल जो है शेडो भी है कि जो आप यूज कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा एक्सेसिव लगता है, जब आपके पास आसपास बहुत ज्यादा और एलिमेंट्स हो तो ये थोड़ा सा एक्सेसिव फील होता है, मतलब लगता है ये कुछ ज्यादा ही दिया हुआ है। जो आपका नॉर्मल शेडो है, मुझे नॉर्मली वही प्रेफर मैं करता हूँ, जो हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स है नॉर्मली मैं उस पर सिंपल वाला शेडो यूज करवा लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो एस्थेटिकली अच्छा लगता है, मतलब ओवरडू नहीं हुआ होता है। ये थोड़ा सा ओवरडू आपको फील देता है। लेकिन एक आपने बात नोट की कि हमने सिंपल सा H1 लिखा था, हमने सिंपल सा पैराग्राफ लिखा था, लेकिन अगर आप अभी देखें तो बूटस्ट्रैप के इस्तेमाल से ये बहुत बड़ा खूबसूरत सा सेक्शन दिख रहा है। हालांकि अगर हम लोग एक नॉर्मल अपनी CSS लगाते तो इतना अच्छा कभी भी नहीं बना सकते थे इतने छोटे वर्ड्स में, ठीक है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप तो है ही यही, और इसी के लिए हमारे पास ये चीज यूज होती है। एक चीज जो हमारी रहती है उसकी बात करते हैं, अब वो क्या है, ग्रिड सिस्टम। अभी जो ग्रिड सिस्टम थी ये हमने लास्ट टाइम इसके बारे में बात की थी, सही है। हमने ये ग्रिड जो थी सारी किससे बनाई थी, हमने CSS प्रॉपर्टी से यूज की थी। उसमें डिस्प्ले ग्रिड लगाया था, उसमें ग्रिड टेम्पलेट रॉज का इस्तेमाल किया था, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का इस्तेमाल किया था, उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का इस्तेमाल किया था, फिर ग्रिड एरिया से हर टैग को उसका नाम दिया था, फिर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में उस नाम को इस्तेमाल करके सारे कॉलम्स और रॉज सही से बिठाए थे, यही किया था। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर ग्रिड है, जरा देखेंगे वो क्या कह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंपल कंटेनर। उस पर क्या क्लास होनी चाहिए, कंटेनर, सही है। उसके अंदर आपके पास सिंपल कौन सा डिव होना चाहिए, रॉ। उसके बाद उसके अंदर क्या है, कॉलम। यानी कि इसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है किसको, ग्रिड सिस्टम को, जो आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है कि भाई ये जो डिव है पूरा, ये पूरा डिव क्या है, एक रो है। उसके बाद इसके ये जो तीन है ये क्या चीज है, कॉलम्स है। तो जरा इस कोड को हम सिंपल कॉपी करते हैं और हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं और इसको हम कहते हैं grid.html, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। सही, तो हम दोबारा से एक काम करते हैं, इसको हम छाप के ले आते हैं। ठीक है, क्यों छाप के ले आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिंपली इसकी बॉडी पे फोकस करेंगे और हम इन सबको माइनस कर देंगे तो हमारे पास साफ सुथरा काम बना हुआ आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं div.container, सही है। अब ये जो कंटेनर है इसके ऊपर हम शेडो लगा सकते हैं, सही है। इसके ऊपर हम बॉर्डर लगा सकते हैं, चारों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा, सही है। और इसके ऊपर हम M5 दे सकते हैं, हम इस पे P-5 दे सकते हैं। हमने M5 दे दिया, P5 दे दिया, उसके बाद हम इस पे text-center दे सकते हैं। तो बहुत कुछ दे दिया, खैर काफी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम फाइनली जाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वी आर बिल्डिंग ग्रिड। इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। अब ग्रिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अदद कंटेनर, उसके अंदर रॉ एंड कॉलम्स। तो हमने इसको कॉपी किया और हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब कॉलम कॉलम कॉलम, तो इस कॉलम को हम 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं और इसको हम 3 कह लेते हैं। तो इसको जरा चला के देखते हैं, बोलते हैं इस सारी फनकारी का हमारे पास फर्क क्या हुआ। तो हम फर्क जो देख रहे हैं वो कुछ है तो सही,
तो ये वाला जो कार्ड है वो बेसिकली क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला जो कंटेनर है ये फनकारी उसकी है। और एक काम कर लेते हैं हम लोग, बॉडी में क्लास दे देते हैं और इसको भी हम दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, और इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। वैसे ऐसे थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, वरना आप ग्रिड में थोड़ा कंफ्यूज होंगे। अब सही है, हमारे पास एक सिंपल सा ग्रिड है, सही है। उस ग्रिड में क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, लेकिन अभी तो कोई बात समझ में नहीं आई कि हुआ क्या। तो ना हम इसको थोड़ा सा ऊपर से लेके आते हैं। एक बात समझ आ गई कि ग्रिड बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, एक अदद कंटेनर चाहिए। अब कंटेनर के अंदर क्या होना चाहिए, div डॉट रॉ। अब div हमारे पास होना चाहिए, ये तो हमारे पास बात पक्की पक्की है। और हमने कितने बना लिए, 3 कॉलम्स बना लिए। अब इस कॉलम में फिलहाल मैं कॉलम नहीं देता, मैं इसको बोलता हूँ बीजी प्राइमरी, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कॉलम 1। अब हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे वाले में भी यही लिख लेते हैं, और इसको नीचे वाले में भी यही लिख लेते हैं, और इसको 2 लिख लेते हैं, इसको 3 लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास, अच्छा ये वाला जो स्पेसिंग्स है ये किसकी वजह से आई है, कंटेनर, जो कंटेनर टैग था। अब हमारे पास क्या आया है, एक कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। हम एक और काम कर लेते हैं, इसको दे देते हैं बॉर्डर, इसको दे देते हैं बॉर्डर, ताकि हमें पता लगे कि ये चीज कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। ठीक है, अब हमें समझ आ रहा है कि कॉलम 1 2 3 बने हैं, लेकिन वो एक के ऊपर एक बने हैं, जैसे एक नॉर्मल डिव बनता है, सही है। तो ग्रिड तो उधर है ही नहीं, तो ये ग्रिड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली रॉ बना ली, लेकिन रॉ को ये नहीं बताया कि ये जो डिव है इसके क्या है, इसके कॉलम्स हैं। और वो उसको कैसे पता लगेगा कौन सी क्लास है, कॉलम की क्लास है COL। अब जब मैंने लिखा COL तो बेसिकली अब ये एक रॉ में आ गए, और ये बता रहे हैं ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, और इन तीनों कॉलम्स ने बराबर बराबर की स्पेसिंग्स ले ली है। ये बात समझ आ रही है कि पहले ये क्यों एक के ऊपर एक थे, बेसिकली ये भी हमें काम आता है। जो मैंने ये वाला काम किया ना कि नीचे, जो तब काम आएगा जब आपको एक रो में एक ही कॉलम लेट से चाहिए, जैसे हमें नेविगेशन बार चाहिए था। तो उसका मतलब है कि नेविगेशन बार बनाना है और आप चाहते हैं कि ये कॉलम पूरे रॉ में फैल जाए, तो उसको आप COL की कोई भी क्लास ना दो, तो ग्रिड समझ जाती है कि इस कॉलम को पूरी रॉ में फैलाना है। सिंपल सी चीज है। कॉलम 1 2 3 हमारे पास आ गया है। ज्यादा बेटर है कि हम अगर इसके ऊपर काम करेंगे, हम इस पे क्या दें, P3 दे दें, तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये हम क्या कर सकते हैं, इसको तीनों में दे सकते हैं। हमारे पास एक ग्रिड है, 3 कॉलम्स हैं, और वो 3 कॉलम्स फैले हुए हैं, और वो कॉलम आपको दिख रहे हैं। ये जो चीज बीच में है ये किसकी वजह से, बॉर्डर की वजह से है। अगर ये बीजी प्राइमरी की वजह से हम देते हैं लाइट, तो आपको ये नजर आ रहा है, इसको मैं दे देता हूं MY5। अब ये बेसिकली क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। हम बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास 3 रॉ हैं। वैसे इसका जो कलर है ना हल्का सा थोड़ा सा ग्रेइश है। अगर पीछे वाली स्क्रीन शायद क्लियर होगी तो उसमें ये चीज नजर आ रही होगी, इसका कलर थोड़ा जो है हल्का सा ग्रे है। ये आपको यहाँ पे इस बड़ी वाली स्क्रीन की थोड़ी सी खराब है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये थोड़ा सा ग्रे है, सेम लग रहा है, बस आपको ये चीजें नजर आ रही है। अब एक चीज जो आपके ग्रिड के बारे में एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि एक ग्रिड का जो साइज होता है वो होता है 12 यूनिट्स। कितना होता है, 12 यूनिट्स। एक जो रॉ होगी आपकी, उसके अंदर टोटल अवेलेबल साइज कितना है, 12। अब ये 12 पिक्सल नहीं है, REM नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, बस उसको हम क्या कह सकते हैं, 12 यूनिट्स। बेसिकली ये रेशियो है, और ये रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, ऊपर नीचे डिवाइड होगा, परफेक्ट।
सही है। तो जो आपके पास रेशो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि एक रॉ की टोटल साइज क्या होती है 12। तो आप मुझे फिर बताइए कि जब अभी मैंने लिखा सिर्फ COL COL और COL, तो जब मैंने कॉलम 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 की क्लास दी उसको, तो वो समझ गया कि मुझे सारे कॉलम्स को बराबर बराबर स्पेसिंग्स देनी है। अभी कितने कॉलम्स है 3, तो इसका मतलब है इनकी डिवीजन कैसे हुई हुई है 4 4 4, यानी कि 4 यूनिट्स इसको मिले हुए 4 इसको मिले हुए 4, क्योंकि हमेशा प्लस होके क्या बनेगा 12 बनेगा। तो एक काम कर लेते हैं, अब इसके साथ खेलते हैं। फर्ज करें कि मैंने इसको क्या कर दिया 8 कॉलम डैश 8, तो अब मेरे पास कितने यूनिट्स बचे 4 टोटल बचे 12 में से, तो इसको मैंने कितना दिया 2 और इसको कितना दिया 2, तो टोटल कितना हुआ 12। अब जब हम देख रहे हैं तो हमें विजिबली लग रहा है कि कॉलम 1 के पास सबसे मैक्सिमम स्पेसिंग्स है, उसके बाद इसके पास है और इसके बाद इसके बाद। कोई मुझे बता सकता है कि कॉलम 1 की परसेंटेज कितनी है विड्थ? कितना बनेगा? हाँ, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी परसेंटेज कितनी इसको विड्थ मिली है। 8 यूनिट्स, तो चलो बूटस्ट्रैप का अपना सिस्टम है ना जिसको हम ग्रेड कह रहे हैं, तो ये वैसे अगर हम इसको देखा जाए तो इसको कितनी परसेंट मिला है 8 यूनिट्स का क्या मतलब है क्या 60 तकरीबन 65 80% अराउंड 66 नहीं बनेगा। टोटल कितना वो हमारे पास कितना इसको गिवन है 8, टोटल कितना है 12, और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बता रहा है 66.6। सही है, 8 का मतलब है 66.6% विड्थ जो है वो किसके पास है कॉलम 1 के पास है। सही है। अच्छा, सिंपल अलजेब्रा आती है? अगर आपको कोई बोल दे सिंपल अलजेब्रा है, अगर आपको कोई बोल दे भाई मुझे 75% विड्थ चाहिए, अब आप उसको यूनिट्स में कैसे बताओगे? हाँ, कॉलम 1 को 75% देनी है। किसको? अगर हम 0.75 को मल्टीप्लाई कर लें किससे जो गिवन है, यानी कि जो टोटल है 12, तो उसके बाद आपके पास कितने यूनिट्स आ रहे हैं 9 यूनिट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आप कॉलम 1 को कितने यूनिट्स दोगे 9 यूनिट्स दोगे, तो आपके पास कितनी परसेंटेज इसके पास आ जाएगी 75% आ जाएगी। सही है। CSS वैसे तो जस्ट लिखने का काम है, लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिक्स इधर आती है जब आपको रेशियोज वगैरह के साथ गेम प्ले करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ये है। लेकिन जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने रेशियो वेशियो क्या बोला, वो सिंपल याद रख लें कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा उसका कॉलम विड्थ होगा, फिर वो उसको बढ़ाते रहें, आप बढ़ाते रहें, जहां पे अच्छा लगे वहां पे रोक दें। सही है। अब आपके लिए हम और इससे आसान तो नहीं कर सकते, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, प्लस माइनस तो आता होगा। सही, प्लस माइनस तो मुश्किल नहीं है। तो जितने आपके कॉलम्स हैं उसको प्लस करके देख लीजिएगा कि इसका फाइनल रिजल्ट कितना आना चाहिए 12। अगर ये 12 से बढ़ गया तो मतलब आपने साइज गलत दिए हैं, तो आपका पूरा का पूरा ग्रेड इधर से उधर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये तो था पहला रो। अगर मुझे दूसरा रो देना है तो मैं क्या सिंपली क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। तो मेरे पास, लेकिन ये जो दोनों रो हैं ये किस डिव के अंदर है, कंटेनर डिव के अंदर है। अब जरा हम जाके देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रॉज जो हैं आपस में चिपकी हुई है, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि ये ग्रिड पूरा एक ही ग्रिड है। हालांकि हमने रॉ दो अलग अलग लिखी है अलग अलग, लेकिन हमारे पास चीजें एक ही हैं। अब इधर हम ये भी कर सकते हैं
कि हमने इसको 6 दिया, हमने इसको 3 दिया, हमने इसको 3 दिया, मैंने सही दिया, कुछ गलती ये है, सबका प्लस क्या होगा 12। कॉलम नंबर 2 की परसेंटेज कितनी है 50% है, और कॉलम नंबर 1 की 25% है। सही है। तो अब अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ वैसा ही डिजाइन बन रहा है जैसा आपने ग्रिड में जो हमने CSS3 के थ्रू जो ग्रिड इस्तेमाल की थी उसके अंदर भी कुछ इस तरीके से हम ग्रिड्स को कंट्रोल करते थे। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास अब सारा कंट्रोल आ रहा है कि कौन सी चीज को कैसे हैंडल करना है। सही है। तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर 3 कॉलम ही हो, मैं एक कॉलम भी दे सकता था, लेकिन देना क्या पड़ता कि अगर मैंने एक 3 दिया है तो 12 - 3 9, यानी कि अगले कॉलम को मुझे कितना देना पड़ता 9। बात समझ आ रही है। तो मैं 2 कॉलम से भी काम चला सकता था, हो सकता है मेरी जरूरत हो, जैसे वो हमारा ग्रिड याद है आपको कि एक जगह सिर्फ साइड बार था और इधर मेन मेन्यू था। सही है। तो साइड बार और मेन मेन्यू सिर्फ 2 आपके पास टैग्स है, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि साइड बार कंटेंट 1 कंटेंट 2 कंटेंट 3 3 डिव्स भी आए एक रॉ में। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। तो आपके पास ये ग्रिड आप जैसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। दूसरा ये ग्रिड तो अभी मैं आपको बॉक्सेस बना के दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये बॉक्सेस हो, ये कोई टेक्स्ट हो सकती है, कोई इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है। तो ये चीज कुछ ऐसे है। एक काम करते हैं कि हम इस रो को डिलीट करते हैं और इसके साथ और खेलते हैं। कॉल डैश md डैश 4 कॉल डैश md डैश 4 कॉल डैश md डैश 4। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मीडियम से कम होगा तो क्या होगा, मीडियम साइज से कम होगा तो बढ़ेगा तो, और अगर वो मीडियम साइज से छोटा होगा तो क्या होगा, वही रहेगा जो पहले है। तो अभी क्या हो रहा है 4 में डिवाइड हुआ, क्यों? क्योंकि स्क्रीन साइज क्या है, अगर हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे अब क्या हुआ, कॉलम 1 जो है वो आपके पास 66% है और बाकी जो है वो छोटे छोटे हैं, यानी कि वो 33% का भी आधा है। सही है। लगभग 17% कोई तकरीबन बनेगा इसका। सही 16%, अराउंड 16% बनेगा। तो ये 16% है और ये 66% है। लेकिन ये कब एक्टिवेट हुआ, जब आपकी स्क्रीन साइज किससे छोटी हुई, मीडियम साइज से छोटी हुई। क्योंकि हम इसको यही बता रहे हैं कि जब मीडियम आपकी जो स्क्रीन साइज है वो मीडियम से छोटी होगी वही एप्लीकेबल है, मीडियम से बड़ी होगी तो ये एप्लीकेबल है। इस तरीके से बेसिकली आप अपने कोड्स के साथ खेलते हैं। सही है। ये बेसिकली हम खेल ही रहे हैं, एक चीज लगा रहे हैं दूसरी चीज हटा रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास ये ग्रिड सिस्टम में और क्या दे रहा है, हाउ इट वर्क्स, ये सब हो गया। हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल वगैरह। अच्छा ये चीज आपने अभी अभी देखी जो मैंने लगाई, सही है। MD आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो अच्छा खासा आपके पास यूज हो सकता है। यहाँ पे आपको सिंपल वो चीज बता रहा है कि अगर आप सिर्फ क्या लिखेंगे कॉल, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम बूटस्ट्रैप संभाल लेगा, इनको सबको बराबर बराबर स्पेसिंग्स दे देगा। लेकिन अगर आपने अपनी विड्थ लगा दी तो अब आपको ये सारा जो चक्कर है वो आपको खुद को संभालना है। ठीक है। अच्छा एक चीज मजे की है, अब हमारे पास सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है, कॉलम 1। अभी ये एक चीज आपको समझ आ रही है कि रिस्पॉन्सिव अभी भी है, और जब ये छोटी स्क्रीन साइज पे आता है तो भी अपनी जो परसेंटेज है उसको मेंटेन रखता है। सही है। हालांकि स्क्वीज हो रहा है वो, लेकिन उसके बावजूद उसको मेंटेन रख रहा है। ये चीज बेसिकली यहां पे बताई गई है।
यहाँ पे ये वाली चीज़ जो भी मैंने थोड़ी देर पहले की कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, ये मल्टीपल कॉलम्स की बात कर रहा है। अच्छा, ये जो है ये बहुत एक यूजफुल प्रॉपर्टी, अगर आप इसको कहें तो अच्छा होगा कि ये बेसिकली आपको बता रहा है कि एक रॉ के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम्स आ सकते हैं, 3। इससे ज्यादा जितने भी कॉलम्स आएंगे वो कहाँ भेजेगा, नीचे। ये क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी स्क्रीन साइज छोटी होती जाती है तो क्या होता है कि एक प्रोडक्ट नीचे आता है, फिर दूसरा नीचे आता है, फिर तीसरा नीचे आता है, फिर चौथा नीचे आता है। तो ये एक डिजाइन एरर है, अजीब लगता है। तो ये इसमें आप बेसिकली उसको कन्फाइन करते हैं कि अगर स्क्रीन साइज इतना छोटा है कि अब आप फर्ज करो 6 प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते एक लाइन में, तो आप उसको बेसिकली कह रहे हो कि जब आप 6 प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते नॉर्मल, तो आप एक लाइन में कितने ऐसे प्रोडक्ट दिखा दो, 3। बेसिकली आप उसको एक तरह से ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये अगर आप इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं तो आप एक रॉ में 3 ही प्रोडक्ट रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा अजीब सा लगेगा कि 5 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 2-3 हो गए। तो आपको एक रॉ में जितने प्रोडक्ट्स चाहिए आप उधर दिखा सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, वैसे ये खेलने वाली है। हाँ, अच्छा, ये वाली जो चीज है ये तो मैंने आपको जो फ्लैग्स हम पढ़ रहे थे, हम ग्रिड पढ़ रहे थे, हमने तब भी मैंने आपको कही थी कि जरूरी नहीं कि एक रॉ है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कॉलम। एक रॉ के अंदर एक दूसरी रॉ भी आ सकती है, इसको नेस्टिंग कहते हैं। मेरे नाम दे रहा है इसको नेस्टिंग। मैंने आपको जो बताया ग्रिड हम जब कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप ग्रिड का जो एक डिव बनाते हैं, मतलब जो उसका चाइल्ड डिव है, उस चाइल्ड डिव के अंदर आप एक और बिल्कुल न्यू ग्रिड या बिल्कुल नया फ्लैक्स बना सकते हैं। आई थिंक ये मैंने बात कही थी जब हम ग्रिड और फ्लैक्स कर रहे थे, यहाँ पे वही चीज बता रहा है। और सिंपल सी कुछ और चीजें हैं। इसको ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग ये जो ग्रिड है इसके जरिए कोई चीज बनाने की कोशिश करें। सही है, ज्यादा अच्छा वैसे भी समझ आएगा। अभी चलो आपको ये नजर तो आ रहा है कि ग्रिड बन कैसे रही है और सब क्या हो रहा है, और आपको अच्छा खासा प्रॉपर्टीज का भी आइडिया हो गया होगा। अब आप देख के समझ आते होंगे कि एक ये जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं इसका क्या इसका इफेक्ट आएगा और किस तरीके से दिखेगा। तो मेन चीज आपकी बेसिकली यही है। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास खत्म करने से पहले, और वो क्या है, कंटेनर्स। कंटेनर्स जो है बेसिकली ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने जब से मैंने CSS शुरू की होगी तो आप देख रहे होंगे मैं क्या चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंटेनर्स। कंटेनर्स को समझने के लिए हमें लेआउट वाले पुराने उस पर ज्यादा वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कंटेनर समझना बहुत आसान है। इस वक्त इस पे कौन सा वाला कंटेनर लगा हुआ है, सिंपल कंटेनर, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेनर होता है ये क्या करता है कि ये लेफ्ट एंड राइट साइड से आपको थोड़ी सी क्या देता है, स्पेसिंग्स देता है। अब ये जो स्पेसिंग्स है ये आपका वेबसाइट्स का क्या है, स्टैंडर्ड है। आप देख रहे हैं कि जैसे यहां पे चीज समझ में नहीं आएगी, अगर आप खोल लें मीडियम, अगर आप इस वेबसाइट को देखें और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपको, बल्कि आपको तब नजर आएगा जब मैं इसको छोटा करूंगा। सही है, आप नोट करें कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जगह है, आप ऊपर से चलते जाएं, सारा जो कंटेंट है उसमें साइड से थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ होगा। यही काम उस राइट साइड से भी होगा। आप ऊपर से नीचे तक आए, सारा कंटेंट एक तरफ है। ये बात दिख रही है, इसको हम कहते हैं एक वेबसाइट की अलाइनमेंट। सही है, सारा जो कंटेंट है वो किस एक लाइन में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेक्शन इधर है, दूसरा सेक्शन इधर है, तीसरा सेक्शन उधर है। ये डिजाइन एरर है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये गलत है, ठीक है। आप कुछ जो ज्यादा जो नए नए बच्चे CSS वगैरह सीखते हैं उनको ये बात नहीं पता होती, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से कोई सेक्शन यूं बिल्कुल फैला देते हैं। इवन आप अगर एक चीज देखेंगे, किसी को कोई अच्छी सी वेबसाइट पता है, और एक हमारे पास है वर्टेक्स। अब इस OpenAI को वेबसाइट को देखिएगा, इस लोगो को नोट करें और इस टेक्स्ट को नोट करें। आपने एक चीज नोट की कि जहां पे इसका लोगो स्टार्ट हो रहा है
ये जो नीचे टेक्स्ट थी ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वहां से शुरू हुआ, ये चीज देख रही है। हालांकि इमेजेस जो है उसकी पीछे पूरी स्क्रीन को कवर कर रही है, लेकिन टेक्स्ट क्या है, इवन लोगो, शायद आपने पहले ये चीज नोट ना की हो, लोगो जो है वो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसकी जो मेन टेक्स्ट है वो भी उसकी बिल्कुल अलाइनमेंट में स्टार्ट हो रही है। और ये आपका एक डिजाइन एस्थेटिक है जो आपको नॉर्मली वेबसाइट्स में दिखेगा। आप ऊपर से नीचे किसी भी इंटरनेशनल या बड़ी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि लोगो से लेके वेबसाइट के एंड तक जो उसका पूरा टेक्स्ट है वो एक लाइन पे आता है, एक किस्म की स्पेसिंग पर वो आता है, और इसी वजह से उनकी वेबसाइट जो है प्रोफेशनल लगती है और आपकी जो वेबसाइट है वो गोला गंडा लगता है। बात समझ आ रही है? कुछ और हम अगर वेबसाइट्स को देख लें, क्योंकि ये अच्छा ये डिफरेंट डिजाइन है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या चक्कर है कि इसकी बहुत कम है स्पेस। ओपन एआई की जो दूसरी अभी ये है इसके अंदर थोड़ा ज्यादा स्पेस है, लेकिन अगर आप इसको छोटा करेंगे तो आपको फील होगा कि ये और छोटा कर देगा अपनी साइड वाले स्पेसिंग्स को। मुझे कोई चीज, हाँ synthesia.io, अच्छा ये जो हम वेबसाइट्स देख रहे हैं वो $1 बिलियन कंपनीज की हैं, कोई मामूली वेबसाइट्स नहीं है, ठीक है, जो कि एक जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई इन्होंने तो डिजाइनर्स की लाइन लगा दी होगी, सही है, कि इनके डिजाइन इशू हो ऐसा नामुमकिन है। अब ओपन एआई जो है उसकी मार्केट वैल्यूएशन है कोई आई थिंक 32 से 35 जो लास्ट टाइम मैंने देखी थी $1 बिलियन है, तो वो 32-35 $1 बिलियन है, तो उसमें भी आपको सेम डिजाइन चीज डिजाइन एस्थेटिक लग रहा है। उसके बाद medium.com की भी $1 बिलियन वैल्यूएशन है जो आपने थोड़ी देर पहले देखी। उसके बाद ये सिंथेसिया जो है, ये synthesia.io जो है, शायद ही किसी ने आपने से इसका नाम सुना होगा, और ये भी $1 बिलियन स्टार्टअप है। तो अगर आप अगेन इसका आप लोगो देखिएगा और इसके लोगो की स्टार्ट वाली लाइन देखिएगा और नीचे उसका सारा कंटेंट देखिएगा कि ये आपका जो भी इसका कंटेंट आएगा वो देखिए वो बिल्कुल उस लाइन से स्टार्ट लेगा। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग है, आपको नजर नहीं आ रहा, सही है। अगर आप ऊपर से नीचे आए तो ये देख रहे हैं आप, वो कार्ड का स्टार्ट और लोगो का स्टार्ट एक जैसा है, और ये पूरे जो आपका टेक्स्ट है वो एक ही लाइन है, सही है। ये बेसिकली ये वाली लाइन जो है इनके साथ अलाइंड है, और क्योंकि ये हेडिंग दे दी है इन्होंने तो ये वाला टेक्स्ट जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे करके इन्होंने लिखना था, और वो भी आगे क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने टिक लगा दिया है, सही है। अब ये जो चीज है ये वेबसाइट्स में देखी जाती है, और इस यही पहली नजर में आपका जो इंटरव्यूअर होगा, आपका जो डिजाइनर होगा, वो देख के बता देगा आपको। अच्छा ये वाला डिजाइन आपने बूटस्ट्रैप में भी देखा होगा, एग्जैक्ट सेम, ये प्राइमरी कलर है, ये देखा, नोट किया किसी ने, ये प्राइमरी कलर है, ये लाइट कलर है, ये सारे कलर्स आपके जो हैं बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है, और ये सेम डिजाइन भी बूटस्ट्रैप में आपको मिल जाता है, ये वाला, इसको हम कॉर्डियन कहता है। तो ये $1 बिलियन स्टार्टअप है, और आप देख रहे हैं कि ये वाला डिजाइन सेंस इसके अंदर भी यूज हुआ हुआ है। जो भी हमारे पास नया कोई इंटरनी आता है या कुछ आता है तो हम खामोशी से उसकी ये चीज देख लेते हैं, हम लोग उसको बोल देते हैं कि आप एक वेबसाइट कोई भी सिंपल जो आपको अच्छी लग रही है आप उसको बनाओ और हमें दिखाओ, और 90% होता है कि वो लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते। क्या करते हैं कि अब ये मेन सेक्शन है, इसमें ना कंटेंट ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं इसको ना बिल्कुल चुपका देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दूर दूर होंगे ना तो अच्छा लगेगा। उसके बाद अब ये सेक्शन में चीजें कम है, तो ज्यादातर इस तरह के सेक्शन में वो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सेक्शन के बीच में सेंटर, उनको लगता है ये अच्छा लगेगा। अब वो अपनी तरफ से सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है, लेकिन वो क्या है, वो एक डिजाइन एरर बन जाता है। आपकी वेबसाइट अगर यूं 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 हो रही है ना तो वो कचरा है, उसको कोई भी पास नहीं करेगा। अलाइनमेंट का होना लाजमी है, बात समझ आ रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब ये बूटस्ट्रैप जो है वो इसको आउट ऑफ द बॉक्स देता है, ताकि ये जो आपकी अलाइनमेंट सेटिंग है आपको इसका सरदर्द आपको ना हो। वो आपको कहता है कि आपका जो सारा जो कंटेंट है, जब भी आप इसको लिखना शुरू करें, भले वो आपका नेविगेशन बार हो, वो आपका कोई भी सेक्शन हो, उसके पहली क्लास आप इसको क्या दे दें, कंटेनर। जब आप इसको कंटेनर की क्लास देंगे तो वो आपसे कहता है कि मैं उसको
लेफ्ट एंड राइट से इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस देके बीच में ले आऊंगा। और ना सिर्फ इसको बीच में ले आऊंगा, ये डेड नहीं है। अब इसको जरा हम छोटा करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, आप नोट करें, वो स्क्रीन साइज के साथ ये स्पेसिंग्स भी छोटी होती जा रही है, खुद ब खुद श्रिंक हो रही है। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये परसेंटेज पर है और ये डिपेंड करता है कि कितनी आपकी स्क्रीन साइज है। और आप देख रहे हैं कि बीच बीच में चेंज भी हो रहा है, ये चीज नोट किया आपने। तो क्या हुआ, SM, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, इसने सबके लिए अलग अलग जो वो आपको विड्थ डिफाइन की हुई है कि कितनी इसको बीच में विड्थ पे रखना है। सही है। मोबाइल के लिए अराउंड 567 पे रखता है और ये स्पेसिंग्स मोबाइल में बिल्कुल खत्म कर देता है, ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। सही है। उसके ऊपर जो है आपकी जो अराउंड 960 पे, जो बेसिकली मीडियम है, मीडियम जो है 768 पे आता है, तो 768 पे थोड़ा सा देता है। उसके बाद 960 पे थोड़ा ज्यादा देता है, और जो लार्ज स्क्रीन साइज है अबव 1000 उनमें बहुत ज्यादा देता है, ताकि वो पेज बिल्कुल बीच में दिखे। इसके अलावा सिर्फ ये कंटेनर नहीं है, कंटेनर की और भी किस्में हैं। एक और कंटेनर की किस्म है, वो क्या है, कंटेनर दिख रहा है किसी को नीचे, कंटेनर डैश फ्लूइड। क्या है कंटेनर फ्लूइड। अब देखते हैं कंटेनर फ्लूइड ने क्या किया है। आई थिंक ये मैंने गलत जगह पे इसको फ्लूइड दे दिया, ये हमें लेआउट में देना था, तो मैंने इसको कंटेनर को क्या दे दिया, डैश फ्लूइड। जब मैंने कंटेनर फ्लूइड दिया तो आपको क्या समझ आ रहा है कि उसने क्या कर दिया, उसकी साइज, उसको हर स्पेसिंग्स बिल्कुल खत्म कर दी और 100% इसको विड्थ इसको असाइन कर दी। और आप इसको भले बड़ा छोटा कर रहे हैं, ये आपके पास चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कंटेनर स्पेस देता है, कंटेनर फ्लूइड बिल्कुल स्पेस नहीं देता, वो 100% चीजों पे ले जाता है। उसके बाद अगर हम इसको देंगे क्या, फ्लूइड हटा के दे दूं क्या, कंटेनर SM, तो कंटेनर SM पे क्या होगा कि आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है, अब देखें ये हो गई 500 से कम, 550, 567 ब्रेक पॉइंट है, याद है किसी को, 576 सॉरी 576, तो 576 यानी 570 से जब मैंने छोटा किया तो इसका विड्थ कितनी हो गई, ये कितनी विड्थ है, ये 100% है, क्योंकि ये अपने बॉर्डर्स पे टकरा रही है, तो ये 100% है। इसका मतलब है जब मैंने दिया कंटेनर डैश SM, तो कंटेनर डैश SM से उसको क्या पता लगा कि जब मोबाइल स्क्रीन होगी तो कितना फैला दो, 100% फैला दो, लेकिन जैसे ही मोबाइल स्क्रीन से आपकी साइज बड़ी होगी तो स्पेसिंग्स देना शुरू कर दो। बात समझ आ रही है। क्यों मोबाइल में हम नॉर्मली ये वाला सेटिंग हम यूज करते हैं, उसकी वजह क्या है कि मोबाइल में वैसे ही जगह कम होती है, तो साइडों से स्पेसिंग्स हम नॉर्मली नहीं देते, और हम कहते हैं कि वो नॉर्मली आप साइडों से साइड से हल्की सी हम पेडिंग दे देते हैं, P2 कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा साइड से डिफरेंस हो। लेकिन हम क्यों नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वो स्पेस ज्यादा ले। ठीक है। आज की